इमेजिन दिस, इट्स क्वाइट इवनिंग। तुम डिसाइड करते हो कि मौसम अच्छा है तो क्यों ना पार्क में वॉक करने के लिए जाते हैं। जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और वहाँ की चहल पहल कम होने लगती है। एंड व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। जो तुमने अभी देखा ये कोई स्टॉक वीडियो नहीं थी। दिस इज एग्जैक्टली जो कि काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और कई लोगों ने अपने कैमराज में रिकॉर्ड भी किया है। एंड मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन तुम्हारी तरह यही था दैट ये तो फेक है। बट दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। एंड लाइक फेक ऑब्वियस गोस्ट वीडियोस, कुछ ऐसे भी गोस्ट वीडियोस होते हैं जिनके पीछे होती है एक हिस्ट्री, एक डार्क हिस्ट्री, जो कि मे बी इन वीडियोस को बनाती है रियल गोस्ट वीडियो। टरकटनुमा कोर्ट में रात के अंधेरे में अजीब और गरीब वाकया कई बार वहां कंप्यूटर खुद ब खुद चलने लगे। We just saw you come back. I used to believe the house is actually haunted in Rivera, as lead investigator for the New England Society for Psychic Research was found dead. अक्टूबर 2009 को जो वीडियो तुमने अभी इंट्रो में देखा उसे रिकॉर्ड किया गया था गेटिसबर्ग में। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिसने भी इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है वो किसी पार्क या फील्ड में है और आसपास कोई भी नहीं है। थोड़ी दूर चलने के बाद में वो अपना कैमरा बीच रास्ते में सेटअप कर देता है। कुछ देर तो कुछ भी नहीं होता है, बट थोड़ी देर बाद एक और वाइट ह्यूमन जैसा दिखने वाला फिगर उस रास्ते को क्रॉस करता है। एंड देन ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स होने लगती है, जैसे किसी स्पिरिट्स का कोई ग्रुप है जो उस रास्ते को क्रॉस कर रहा है। इसके बाद ये आदमी अपने कैमरा को उसी लोकेशन के एक डिफरेंट साइट पर सेटअप करता है और कुछ देर बाद वहां पर भी उसे सिमिलर वे में वाइट ह्यूमनली फिगर्स दिखाई देने लगते हैं। एंड फॉर सम रीजन इस वीडियो में भी ये स्पिरिट्स एकदम सेम मैनर में मूव कर रहे थे जैसे कि कोई लूप चल रहा है। एंड आई नो तुम्हारा भी फर्स्ट रिएक्शन यही होगा इस वीडियो को देख के दैट ये तो फेक है। मैंने भी यही सोचा था, बट मेरी इस थॉट प्रोसेस को कम्प्लीटली चेंज कर दिया इस फैक्ट ने कि ये वीडियो कोई नॉर्मल जगह रिकॉर्ड नहीं हुई थी। गेटिसबर्ग वॉज अ बैटल फील्ड। अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पर बैटल ऑफ गेटिसबर्ग को सबसे ब्रूटल बैटल में से एक माना जाता है, क्योंकि ये बैटल 3 दिनों तक चली थी और इसमें लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। सो जस्ट वेट अ सेकेंड एंड इमेजिन 50,000 पीपल इन फ्रंट ऑफ यू। और जब ये हो जाए, नाउ इमेजिन 50,000 बॉडीज डिस्ट्रॉयड, डिकम्पोज, डिकैपिटेटेड इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज द रीजन कि गेटिसबर्ग को बहुत ज्यादा हॉन्टेड माना जाने लगा एंड लोगों ने वहां पे अजीब अजीब चीजें एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। एक स्टोरी नहीं है, काफी सारी स्टोरीज हैं और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के वहां पे। कई लोगों ने वहां सोल्जर्स के अपैरेशंस देखे हैं और कई लोगों ने इन अपैरेशंस से बात भी करी है, जो कि काइंड ऑफ एक्सप्लेन करता है इस वीडियो में दिखने वाले अपैरेशंस को भी, जो कि एक लाइन में एक सोल्जर के ट्रूप्स की तरह ही मूव कर रहा है। एंड देयर आर सम थ्योरीज बिहाइंड दिस टू। लोगों के कुछ बिलीव्स हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है गेटिसबर्ग में। लोग ऐसा बिलीव करते हैं दैट इतने कम टाइम में जब वहाँ इतनी सारी डेथ्स हुई होंगी तो ये ऑब्वियसली बहुत ट्रॉमेटिक था। एंड इतनी सारी जो सोल्स निकली बॉडी से, उनमें से कई सोल्स शायद वहीं कैप्चर हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को आज भी सोल्जर्स की स्पिरिट्स वहाँ दिखाई देती हैं। बट देयर इज दिस अनदर थ्योरी जो कि काइंड ऑफ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह है, जिसके हिसाब से लोग ऐसा भी बिलीव करते हैं कि यूएस की गवर्नमेंट शायद कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स करती है, टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें जब प्रेजेंट की टाइमलाइन सिविल वॉर के टाइमलाइन से ओवरलैप करती है। दैट्स व्हेन लोगों को ऐसे ऑलमोस्ट रियल अपैरेशंस, स्पिरिट्स दिखाई देती हैं सोल्जर्स की, जो कि बहुत एब्सर्ड थ्योरी है आई नो, बट जितनी एब्सर्ड ये थ्योरी है उतने ही रियल लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं गेटिसबर्ग में। सो मे बी दिस इज वन ऑफ दोज प्लेसेस जो कि एक्चुअली में हॉन्टेड है।
Getting the first ultrasound is the most wholesome moment for any mother or any women because this is the time जब एक mother, एक woman अपने बच्चे को apparently first time देखती है इस procedure के through। 2015 में रेबेका मेलिया भी अपने first ultrasound के लिए डॉक्टर को visit करने का decide करती है। अपने ultrasound के दिन वो काफ़ी ज़्यादा अपनी mother को miss कर रही थी और वो wish कर रही थी कि काश उसकी mother भी उसके साथ में होती, उसके ultrasound के लिए चलती, but कुछ reasons की वजह से वो available नहीं थी उस दिन। So anyways रेबेका जाकर अपना ultrasound कंप्लीट कराती है और वो अपने रिपोर्ट्स के लिए वेट करने लगती है। बट उस दिन रिपोर्ट्स आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने लगता है एंड रेबेका को ऐसा फील होने लगता है कि कहीं उसके बच्चे के साथ में कुछ प्रॉब्लम है एंड शी वॉज वेरी कंसर्न्ड। फाइनली काफ़ी देर बाद रेबेका के डॉक्टर जब उसको उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स ला कर देते हैं तो शी वॉज शॉक्ड टू सी कि उसके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उसके बच्चे के साथ साथ देयर वॉज समथिंग एल्स टू। इमेज में देखा जा सकता है दैट राइट नेक्स्ट टू द बेबी देयर इज अ क्रीपी फिगर जिसके फीचर्स एक ह्यूमन फेस की तरह दिखाई दे रहे हैं एंड इसको कोइंसिडेंस बोलना चाहिए या क्या बोलना चाहिए बट फॉर सम रीजन रेबेका को ये फेस उसकी मदर के फेस जैसा दिखाई देने लगता है और यहीं पर चीजें थोड़ी स्केरी होना शुरू हो जाती है बिकॉज रिमेंबर मैंने कहा था रेबेका की मदर उस दिन कुछ रीजंस की वजह से अवेलेबल नहीं थी। रीजन वाज कि कुछ महीने पहले ही रेबेका's मदर पास्ड अवे फ्रॉम कैंसर एंड दैट इज द रीजन रेबेका उसकी मदर को उस दिन काफी मिस कर रही थी। इस इमेज को देखने के बाद रेबेका एंड एवरीवन स्टार्टेड बिलीविंग कि ये कहीं ना कहीं उसकी मदर की स्पिरिट है, इज काइंड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हर बेबी। कहीं ना कहीं उसकी मदर उसकी बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, विच लेट्स बी ऑनेस्ट इस स्टोरी को थोड़ा वोलसम बना देती है। बट इस पूरे इंसिडेंट की एक और क्रीपी साइड है। गोस्ट इन द अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही फेमस और क्रीपी पैरानॉर्मल फेनोमेना है जो कि एक दो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में नहीं आया है बल्कि काफ़ी सारे मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर लोग बता रहे हैं कि उनके अल्ट्रासाउंड में ऐसे क्रीपी फिगर्स अपीयर हो रहे हैं। एंड अगर तुम इसको सर्च करोगे यू विल सी कि कई मदर्स ने अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में ऐसे फिगर्स दिखाई देने की बात करी है और इसी वजह से कई लोगों ने ऐसा भी बिलीव करना शुरू कर दिया दैट दिस इज सम काइंड ऑफ डीमन इन द अल्ट्रासाउंड। ऑल्दो काफी लोगों ने इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है साइंटिफिकली लॉजिकली एज सम काइंड ऑफ मिरर इमेज जो कि रिफ्लेक्शन से क्रिएट हो रही है। सो मे बी इसका कोई लेना देना नहीं है गोस्ट या पैरानॉर्मल से, बट सी पैरानॉर्मल हो या ना हो जब एक नॉर्मल इंसान के लिए उसके बच्चे के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऐसा कुछ क्रीपी फिगर अपीयर हो जाता है तो इट्स नॉट नॉर्मल फॉर देम, इट्स वेरी कंसर्निंग एंड क्रीपी एट द सेम टाइम। ये जो नेक्स्ट वीडियो है वो आती है फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉन्टेड हाउस द कॉन्जरिंग हाउस एंड आई एम अज्यूमिंग कि एट दिस पॉइंट काफी लोगों को कॉन्जरिंग हाउस की स्टोरी के बारे में पता होगा विच वाज अबाउट अ फैमिली जिनको काफी सीरियस पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं इस घर में और इन एक्सपीरियंसेस को लॉरेन वॉरेन काफी फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी कंफर्म किया था बाद में। फॉर सम रीजन अगर तुम्हें स्टोरी के बारे में नहीं पता है देयर इज अ 2-part डिटेल्ड वीडियो ऑन हॉरर नाइट्स हिंदी चैनल, डू चेक आउट दैट वीडियो फॉर दैट। मुझे भी इस सेक्शन की स्टोरी वहीं से पता चली थी। So right now I want to talk about two paranormal investigators, Corey Hazen and Jennifer Hazen, जो कि अपने SLS डिवाइस के थ्रू कॉन्जरिंग हाउस के बेसमेंट को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं। SLS एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट करता है और कैमरास के हेल्प से उसका एक 3D स्कैन क्रिएट कर सकता है। जब कोरी और जेनिफर अपने SLS डिवाइस से इस बेसमेंट को, इस डार्क बेसमेंट को स्कैन करते हैं तो SLS वहां पर एक ह्यूमन फिगर डिटेक्ट कर लेता है। The head is crooked. Look how crooked that head is. Yeah. And the kids were drawing images of crooked heads. People with crooked heads. Look at this one. That's right in front of the beam right here, guys. Can you tell us who you are? Can you straighten your head up, please? Can you straighten your head up? Bring your head up. There you go. Oh, you just had it. Bring your head up. You can do it. Bring your head up. Did you live here? Did you hurt your neck? This is crazy. Go ahead. Bring your head up. Are you one of the figures that the kids were drawing of? A figure with a crooked head? Crooked neck?
वीडियो में तुम देख सकते हो कि कोरी और जेनिफर के एसएलएस में एक स्टिक फिगर कैप्चर हो जाता है और इस स्टिक फिगर का एक वियर्ड फीचर था कि उसकी नेक बेंट थी, बट बेसमेंट में उस जगह एक कंक्रीट पिलर था जो कि तुम उसके 3D स्कैन में देख सकते हो। सो देयर वाज नो वे कि कोई इंसान था जिसे एसएलएस ने गलती से कैप्चर कर लिया हो या कोई रिफ्लेक्शन को कैप्चर कर लिया हो। सो देयर इज अ चांस कि ये एक्चुअली में कोई स्पिरिट थी जो कि एसएलएस में कैप्चर हो गई थी। इवन थोड़ी देर बाद जब कोरी इस फिगर से वेव करने की रिक्वेस्ट करता है तो ये स्पिरिट उनको वेव बैक भी करती है, जो कि कहीं ना कहीं कंफर्म कर देता है कि ये एक्चुअली में एक स्पिरिट थी। Wave at us. Can you wave at us? There you go. That head is straight up. Thank you so much. Wave at us. Can you wave that hand? There you go. There you go. Thank you so much. Hi. Yes, hi. Hi. I'm waving to you. Can you hold my camera and while I take this with my right hand, just hold my video camera and keep it. Go ahead. You can, yeah. And keep it focused. Oh, he disappeared. That's all right. That's okay. That's okay. Wow. I just had to switch hands there. We just saw you. Can you come back, please? Can you come back? Now, मैं अभी भी इस बिलीव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मे बी ये कोई टेक्निकल ग्लिच था, बट देयर वाज समथिंग अबाउट दिस फिगर जो कि इस घर की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ था, विच मेड दिस वीडियो मोर क्रेडिबल एंड क्रीपी। ऐसा कहा जाता है कि एट द एज ऑफ 93 कॉन्जरिंग हाउस की ओनर मिस आर्नोल्ड ने अपने आप को वहां हैंग कर लिया था और उन्हीं की स्पिरिट है जो कि इस बेसमेंट को हॉन्ट करती आई है। सो आई गेस तुम इस क्रीपी फिगर की बेंट नेक को और मिस आर्नोल्ड के हैंग होने को कनेक्ट कर पा रहे हो। आगे चलकर इस घर के बेसमेंट को एक चाइल्ड केयर सेंटर की तरह यूज किया जाने लगा था, जहां से एक बेंट नेक लेडी का एक स्केच भी मिला था जो कि शायद किसी बच्चे ने ड्रॉ किया था जिसे ये स्पिरिट हॉन्ट करती होगी, जो कि काइंड ऑफ कंफर्म करता है कि वहाँ एक इस तरह की स्पिरिट एग्जिस्ट करती है। सो जितने भी पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ये कंफर्म करते हैं दैट देयर इज अ चांस ये जो स्पिरिट है बेंट नेक वाली लेडी वो मिस आर्नोल्ड की ही थी। सो 1990 में वाइल्डलैंड नाम का एक ऑस्ट्रेलियन बैंड ग्रुप था जो कि अपने टाइटल म्यूजिक वीडियो वाइल्डलैंड को शूट करने के लिए ग्लेन डेविस नाम के एक टाउन को चूज करता है। इसके पीछे रीजन ये था दैट 1900 में यहाँ ऑयल एक्सट्रैक्शन और माइनिंग फैसिलिटी शुरू करी गई थी, बट ये जो फैसिलिटी थी वो काफी ज्यादा अनसेफ थी। वहाँ रूल्स प्रिकॉशंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ काफी माइनर्स की डेथ हो चुकी थी। और कुछ सालों बाद ये फैसिलिटी कमर्शियली भी सक्सेसफुल नहीं थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। जिसके बाद में इसके आसपास में जो टाउन के लोग रहते थे, जो माइनर्स वहां रहते थे, जो कनेक्टेड बिजनेसेस थे, वो सभी टाउन को छोड़ के चले गए। एंड व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड वाज अ अबैंडन्ड एंड एम्प्टी टाउन, जो कि परफेक्ट था वाइल्डलैंड के म्यूजिक वीडियो के लिए। On the day of the shoot, it was dark outside. वेदर काफी ज्यादा खराब था, बारिश हो रही थी and it was freezing cold. वाइल्डलैंड की टीम के अलावा टाउन में कोई भी नहीं था। ये सारी चीजों की वजह से जो टीम थी उसको थ्रू आउट द शूट काफी एरी फीलिंग आ रही थी इस टाउन में से। समहाउ वो अपना पूरा शूट खत्म करते हैं और वहां से चले जाते हैं। बट लेटर ऑन जब वो पोस्ट प्रोडक्शन में अपने वीडियो फुटेज को चेक करते हैं, दैट्स व्हेन दे रियलाइज कि ये जो एरी फीलिंग आ रही थी उन्हें थ्रू आउट द शूट वो सिर्फ वेदर की वजह से नहीं आ रही थी। दो मिनट 34 सेकंड पर वीडियो में तुम देख सकते हो कि एक अननोन फिगर अपीयर हो जाता है जो कि पिलर के पास खड़ा हुआ था, और उसको देखकर ऐसा अपीयर होता है जैसे उसने कोई ब्लैक कोट पहना हुआ था, और या तो उसका फेस विजिबल नहीं था या फिर उसका फेस था ही नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही है उन सभी लोगों ने जो कि उस दिन टीम का बैकग्राउंड में शूट कर रहे थे। इवन द कैमरामैन सेड द सेम थिंग। एंड ये कोई इंसान नहीं हो सकता था क्योंकि एज आई सेड उस दिन टीम के अलावा उस टाउन में कोई भी नहीं था, और जो बैकग्राउंड में टीम
थी वो तो उसी डायरेक्शन में फेस कर रही थी, सो अगर कोई इंसान होता भी तो वो उनको जरूर दिख जाता। जब ये वीडियो बाहर आया तो काफी लोगों ने ऐसा बिलीव करना शुरू कर दिया दैट ये किसी माइनर की स्पिरिट है जिसकी शायद उस माइन में डेथ हो गई होगी, जो कि आई नो बहुत ही ऑब्वियस थ्योरी है, बट देयर इज दिस अनदर सीरियस थ्योरी जो कि इस टाउन के हिस्टोरियन ने बताई है। हिस्टोरियन की थ्योरी के हिसाब से इस टाउन में एक ऐसी जगह थी जिसे काइंड ऑफ एक स्कूल की तरह यूज किया जाता था फॉर यंग एंड न्यू प्रीस्ट, एंड 1950 में उन्हीं प्रीस्ट में से एक ने कर ली थी जिसकी बॉडी एग्जैक्टली उसी जगह से मिली थी जहां बैंड ने अपना म्यूजिक वीडियो शूट करने का डिसाइड करा। एंड आई डोंट नो फॉर सम रीजन मुझे भी ऐसा लगता है जैसे इस ब्लैक फिगर ने कोई ब्लैक रोब या फिर हुड पहना है, क्योंकि काइंड ऑफ एक मॉन्क या प्रीस्ट वाली फीलिंग देता है, बट दैट इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। फॉर सम रीजन मुझे ऐसे क्लिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जहाँ एक्सीडेंटली कुछ कैप्चर हो जाता है, एंड दे ऑल्सो हैव अ सॉलिड एंड क्रीपी बैक स्टोरी। आज का जो लास्ट केस है इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज दिस इज अ रियल केस बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट, और जो तुम अभी देखने वाले हो उसे रिकॉर्ड किया था खुद पुलिस ने। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही जेन्युइन केस है एंड माइट बी वन ऑफ दोज केसेस जहां हमें रियल गोस्ट का एविडेंस मिलने वाला है। हो सकता है, मैं जस्ट कह रहा हूँ। तो हियर इज द स्टोरी। 1984 यूनाइटेड स्टेट्स में ब्रायन कोएल अपने पार्टनर पुलिस ऑफिसर के साथ में हाईलैंड पार्क एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी ब्रायन को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनके ही एरिया में गोल्फ कोर्स के पास में एक कार का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 4 टीनेजर्स हैं। जब ब्रायन स्पॉट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि कार ट्रीज में जाके क्रैश हो गई है और कार में बैठे हुए 3 टीनेजर्स सेफ हैं। वो कार से बाहर आ जाते हैं और उनको नेसेसरी मेडिकल अटेंशन दे दी जाती है। बट 16 ईयर ओल्ड जॉन बॉलवेयर वाज नॉट लकी लाइक हिज फ्रेंड्स। वो कार के फ्रंट में पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और उसकी स्पॉट पर ही डेथ हो चुकी थी। जब जॉन की डेथ कंफर्म हो जाती है तो ब्रायन उस क्रैश साइट की कार की फोटोज क्लिक करना शुरू कर देता है, जो कि काफी यूजुअल नॉर्मल प्रोसेस है किसी भी क्राइम सीन या फिर एक्सीडेंट साइट पर। जिसके बाद ब्रायन जाकर इन फोटोज को, सारी डिटेल्स को सबमिट कर देता है डिपार्टमेंट में। बट कुछ दिन बाद जब ये फोटोज डेवलप होते हैं तो ब्रायन को वापस बुलाया जाता है, जो कि यूजुअली नहीं होता था, क्योंकि ब्रायन के फोटोज में कुछ ऐसा कैप्चर हुआ था जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जैसा कि तुम इमेजेस में देख सकते हो, कार के बाहर, कार के अंदर, क्रैश साइड के पास में काफी सारे ऐसे इमेजेस थे जिसमें वियर्ड बिजार लाइट के स्ट्रीक्स बने हुए थे और काफी जगह पे ट्रांसलूसेंट ग्लो सा था इमेजेस में। ये सब कुछ देखकर ब्रायन कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब उसने ये फोटोज को क्लिक करा था तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टिल ये तो फिर भी पॉसिबल था, एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल नहीं था इसको। बट इट वॉज द नेक्स्ट इमेज जिसको देखने के बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट टेरिफाइड था। कार के एग्जैक्टली ऊपर देयर वाज अ ब्लर्ड ह्यूमन फेस एंड इट फील्स लाइक कि वो स्क्रीम कर रहा था, काफी एंगर में था। इनिशियली सबको लगा कि ये कोई कैमरा का एरर है जिसमें जॉन की कोई इमेज शायद इस इमेज के साथ में सुपर इम्पोज हो गई है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि ब्रायन के हिसाब से उसने ऐसा कोई भी इमेज क्लिक नहीं करा था जॉन का जिसमें उसका फेस इस तरह की पोजीशन में हो। सो देयर इज नो वे कि कोई ऐसी इमेज सुपर इम्पोज हो जाएगी। इमेज को काफी सारे फोटो एक्सपर्ट्स और पुलिस ऑफिसर्स ने भी चेक करा इसके बाद में, एंड everyone said the same thing कि there is no way कि किसी की भी बॉडी आफ्टर डेथ ऐसा कोई एक्सप्रेशन होल्ड करे। फॉरगेट कि सुपर इम्पोज होगी या नहीं होगी, ऐसा एक्सप्रेशन होल्ड ही नहीं हो सकता। सो एटलीस्ट उनके एक्सपीरियंस में किसी ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था और ना कभी एक्सपीरियंस करा था। इवन अभी भी जब मैंने इस इमेज के बारे में सर्च करा तो काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में जो कि रेलेवेंट स्किल रखते थे, चाहे वो पुलिस वाले थे या फिर फोटोग्राफर थे या फिर उन्हें एक्सपीरियंस था एविडेंस को कलेक्ट करने में या फिर बॉडी से डील करते थे, उन सभी का भी यही ओपिनियन था कि बॉडीज ऐसे एक्सप्रेशन होल्ड नहीं करती है। सो एज अ कंक्लूजन ऐसा लोग बिलीव करते हैं दैट ये जो इमेज में फेस है वो जॉन की सोल है जो कि उसकी बॉडी को लीव करते हुए कैमरे में कैप्चर हो गई है। एंड बिकॉज इट वॉज एन एक्सीडेंट, सो जॉन के लिए एक शॉक था, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिज डेथ। सो उसकी जो सोल है वो ये एंगर शोकेस कर रही है व्हाइल लीविंग हिज बॉडी।
यूजुअली हर केस के एंड में हमारे पास में कुछ ना कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होता है, बट अभी तक इस इमेज को कोई भी थ्योरी या लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है. सो इज दिस वन ऑफ दोज केसेस वेयर अ रियल घोस्ट वाज कॉट ऑन कैमरा.